नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो हमारा कोशिका वाला जो टॉपिक था उससे संबंधित MCQ का सेशन लेकर आए हैं। ये जो MCQ हैं ये आपकी लैब असिस्टेंट की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहां पर जो MCQ लाए गए हैं ये आपके एग्जाम के स्तर के हिसाब से लाए गए हैं। साथ साथ में ये जो प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे ये लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कोशिका एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में वहां से प्रश्न होते हैं, वो पूछे जाते हैं। एकदम सिंपल सा टॉपिक होता है। हम 6वीं क्लास की जो साइंस होती है वहां से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और यहां हम 11वीं 12वीं के लेवल के हिसाब से ये प्रश्न है ये देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपके लिए ये कोई फायदे वाला नहीं है। आप क्या करते हैं कि शुरुआत के कुछ 1-2 मिनट वीडियो को देखते हैं और उसके बाद में वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। इससे होता क्या है कि आपको नुकसान होता है। आप जो जितने से ज्यादा MCQ देखोगे, जितने MCQ आप सोल्व करोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का जो पहला प्रश्न है वो हमारे लिए ये है। देखो, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो कोशिका क्या होती है और एक सिद्धांत होता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। ये उसी कोशिका सिद्धांत के ऊपर आधारित एक प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था, कौन से वैज्ञानिक थे। तो 2 वैज्ञानिकों का नाम हमें पढ़ते हैं। एक तो थे हमारे बोटनिस्ट और एक थे जूलॉजिस्ट, जिन्हें हम बोलते हैं मैथियास स्लाइडेन, जो आपके जर्मनी के थे। कहां के थे? जर्मनी के थे और आपके वनस्पति वैज्ञानिक थे। और स्लाइडेन के बाद में एक थे थियोडोर स्वान, और ये आपके ब्रिटेन के थे। और एक जूलॉजिस्ट थे अर्थात आपके प्राणी वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने आपके 1938 और 39 के अंतर्गत कोशिका के बारे में कुछ बातें बताई थी। उन्होंने बताया था कि कोई भी जो जीव होता है उसका शरीर कोशिकाओं से या उनके उत्पादों से ही मिलकर बना होता है। बाद में विर्चोव ने इसमें एक बात और जोड़ी थी कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो ये था आपका कोशिका सिद्धांत। ये 1938 और 39 में 1938-39 के अंतर्गत आपका किसके द्वारा दिया गया था? मैथियास स्लाइडेन और थियोडोर स्वान के द्वारा ये जो सिद्धांत है ये दिया गया था। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसमें आ जाएगा स्लाइडेन और स्वान। तो यह था आज का हमारा पहला प्रश्न। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 2। अभी हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछ रहा है, देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में क्या अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हमें क्या अनुपस्थित, मतलब ऐसी कौन सी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है और न ही उसके अंतर्गत झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो भी 70S प्रकार के होते हैं, तो 80S प्रकार के राइबोसोम इसमें देखने को नहीं मिलता है। ये सारी बातें हमने जब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी उस दौरान हमने देखी थी। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी चीज नहीं है। देखो, DNA तो मिलता ही मिलता है। DNA तो सब में मिलता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे से यूकैरियोटिक हो। राइबोसोम ये भी मिलता है,
भाई राइबोसोम 70S प्रकार का है, लेकिन है तो सही, ऐसा तो नहीं है कि राइबोसोम है ही नहीं, राइबोसोम उपस्थित है। सच्चा केंद्रक, वास्तविक केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, बल्कि एक केंद्रक जैसी संरचना होती है जिसे हम केंद्रकाभ कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसे केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि इसके अंतर्गत वास्तविक केंद्रक होता है, यह नहीं पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए भी मिलता है, राइबोसोम भी मिलता है और कोशिका झिल्ली भी मिलती है। राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। तो कौन सी चीज नहीं मिलती है कि वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो यह था हमारा प्रश्न संख्या 2। आप सभी लोगों को यह प्रश्न कैसे लग रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि यदि आपने चैप्टर को पढ़ा है, यदि आपने टॉपिक को पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल रहने वाले हैं। लेकिन यदि आपने उसको नहीं पढ़ा, आप सीधा ही देख रहे हैं, तो वही चीज आपके लिए हार्ड हो जाती है। तो आपको अगर आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो सिंपल सिंपल प्रश्न है, तो फिर आपने उस टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ा है। और जितना बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा है, उतना ही बढ़िया तरीके से आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो भाई यहां पर देखो, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी जीवित कोशिका के बारे में बात की जाए, सबसे छोटी जीवित कोशिका के बारे में बात की जाए, तो एक कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा, या जिसे हम क्या कहते हैं, PPLO, जिसे क्या कहा जाता है, PPLO, अर्थात प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO की फुल फॉर्म होती है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और न्यूमोनिया की मीनिंग आपकी P से स्टार्ट होती है उसका। तो देखो, सबसे छोटी कोशिका अमीबा नहीं होती है, बैक्टीरिया भी नहीं होती है, ईस्ट भी नहीं होती है, बल्कि कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। और इसका जो आकार होता है ये 0.2 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर होता है, इतना इसका क्या होता है, आकार होता है। तो ये सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। इसमें बैक्टीरिया की तरह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सीधी कोशिका झिल्ली होती है, और उसके अंतर्गत आप इसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इस कारण ये अनियमित आकार की होती है, कोई निश्चित आकृति इसकी नहीं होती है। ये सारी बातें मैंने आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में बताई हैं। फिर नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन संख्या 4, कोशिका झिल्ली, ठीक है, की संरचना किस मॉडल से समझाई जाती है? कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए कौन सा मॉडल होता है, यह काम में लिया जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेंगर, और उन्होंने एक मॉडल दिया था। सेंगर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक क्या दिया था, मॉडल। और उस मॉडल के अनुसार जो इसका नाम है उसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। इसे क्या कहा जाता है, फ्लूइड मोजेक मॉडल, या हिंदी में उसके लिए एक नाम दिया था तरल क्रीमिर नमूना। तरल क्रीमिर नमूना, जिसके आधार पर हम कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाते हैं। यह मॉडल क्या कहता है, देखो, यह मॉडल बोलता है कि कोशिका झिल्ली होती है, यह किससे बनी होती है, फोस्फोलिपिड से बनी होती है। और फोस्फोलिपिड की भी कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर होती हैं। जैसे आप सपोज करो ये फोस्फोलिपिड की 2 लेयर है, एक लेयर ऊपर की तरफ बना दी हमने और एक लेयर नीचे की तरफ बना दी। ये जो एक अणु है आपको दिख रहा है, ये फोस्फोलिपिड है, ये फोस्फोलिपिड का एक अणु है, जिसके अंतर्गत ये इसका जल स्नेही भाग है या जल रागी भाग है, और ये जल विरागी भाग है। क्योंकि
फॉस्फो समूह होता है वो जल के साथ जुड़ सकता है, जबकि लिपिड होता है वो जल के साथ नहीं जुड़ता है। इसका ध्यान रखना, फॉस्फो समूह बाहर की ओर होता है और इसका लिपिड वाला हिस्सा होता है ये अंदर की तरफ। तो देखो इस तरफ भी बाहर की तरफ ये है और इस तरफ भी बाहर की तरफ ये है, जबकि लिपिड वाले हिस्से बीच के अंदर पाए जाते हैं। तो एक तो ये होता है। इसके साथ साथ में इसमें कुछ क्या पाई जाती हैं, ऐसे प्रोटीन पाई जाती हैं। तो एक तो फॉस्फोलिपिड होती है और इसके अलावा क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। कुछ प्रोटीन ऐसे बीच में होती हैं, कुछ प्रोटीन आपकी ऐसे साइडों में भी लगी होती हैं, वो अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होती हैं। और इस मॉडल को, कोशिका झिल्ली की इस संरचना को एक मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या कहा जाता है भाई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो कौन सा मॉडल हो जाएगा भाई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बाकी लॉक एंड की मॉडल ये इसका नहीं है, ये सामान्य तौर पर हमारे एंजाइम के लिए होता है। डार्विन मॉडल तो इससे संबंधित नहीं है, मेंडल का मॉडल भी इससे संबंधित है नहीं है। तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए कौन सा मॉडल काम में लिया जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, एक तो फॉस्फोलिपिड और इसके साथ साथ में प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर होती हैं। फॉस्फोलिपिड का जो अणु होता है इसके अंतर्गत एक तो फॉस्फो समूह है और एक लिपिड है। फॉस्फो समूह होता है वो जल में घुल सकता है, लिपिड है वो जल में नहीं घुलता है। इस कारण फॉस्फो समूह बाहर की ओर होता है झिल्ली में, इस तरफ भी देख लो चाहे इस तरफ देख लो, और ये लिपिड होता है ये बीच के अंतर्गत पाया जाता है। ये सारी बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो आज का 5वें नंबर का प्रश्न, और सिंपल सा प्रश्न यदि आपने पढ़ा है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम क्या काम करता है, तो देखो राइबोसोम है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यह है कि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी कारण से राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं ये इनके बाहर की तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये राइबोसोम या तो अंतःप्रद्रव्य जालिका या केंद्रक की जो बाहर की जो झिल्ली होती है उसके ऊपर चिपकी हुई अवस्था में मिलते हैं। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में ये स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका सबसे मुख्य कार्य जो होता है वो होता है आपका क्या, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करना। तो याद रखना राइबोसोम का सबसे मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऊर्जा उत्पादन इसका काम नहीं है, ऊर्जा उत्पादन तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, जिसके कारण से उसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य हो गया प्रोटीन संश्लेषण। बाकी पाचन भी इसका कार्य नहीं है और भंडारण भी इसका कार्य नहीं है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हो गया है वो हो गया है आपका क्या, प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रश्न आपके समझ में आ रहे होंगे और आपको देखकर लग रहा होगा कि आंसर भी आपके पढ़े हुए से के हैं, क्योंकि ये टॉपिक है हम ये शुरुआत से पढ़ते रहते हैं, 6वीं क्लास से पढ़ते रहते हैं, तो ये कोशिका वाला टॉपिक तो हमें वैसे ही याद रहता है। नेक्स्ट देखो भाई, गोल्जी तंत्र या गोल्जी काय जो होता है उसका कार्य क्या है, गोल्जी तंत्र या गोल्जी काय होता है उसका काम क्या होता है। देखो अभी हमने बोला कि राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बना दिया, और वो राइबोसोम किसके ऊपर चिपका हुआ है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका के जस्ट पास में ही आपका एक नलिकाओं की बनी हुई संरचना होती है, सिस्टर्नी की बनी हुई संरचना होती है, जिसे हम गोल्जी काय कहते हैं। इसको हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा था। ये जो गोल्जी काय होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, जो प्रोटीन आपके राइबोसोम ने बनाया है वो आपके कहां पहुंचता है, गोल्जी काय में, और गोल्जी काय में पहुंचने के बाद में उसके अंतर्गत यदि कोई मॉडिफिकेशन करना होता है, उसके अंतर्गत कोई अन्य समूह जोड़ना होता है या उसमें से कुछ हटाना होता है, तो वो कार्य कहां पर होता है, गोल्जी काय में। इसके साथ साथ में उसकी पैकेजिंग करनी होती है,
यदि प्रोटीन को प्रॉपर पैकेजिंग करनी होती है तो वो कार्य भी कहां पर होता है, गोल्जी काय के अंतर्गत किया जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि गोल्जी काय होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है वो आपके प्रोटीन की एक तरीके से संशोधन करना, साथ साथ में उसकी पैकेजिंग करना होता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है। और जो प्रोटीन कहां बनता है, आपकी राइबोसोम में बनता है, वो आकर यहां पर पैकेज होता है। उसके अंतर्गत मॉडिफिकेशन, जैसे उसके अंतर्गत फॉस्फोसमो जोड़ दिया तो आपकी क्या बन गई, फॉस्फोप्रोटीन बन गई। उसके अंतर्गत लिपिड जोड़ दिया तो आपकी लाइपोप्रोटीन बन गई। उसके अंतर्गत आपका कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया तो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन बन गई। तो ऐसे मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो यहां पर होते हैं। तो एटीपी बनाना गोल्जी काय का कार्य नहीं है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संशोधन। संशोधन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, उसमें कोई भी बदलाव करना, और साथ साथ में उसकी पैकेजिंग, उसको प्रॉपर पैक करना जिससे कि उसको वहां तक भेजा जा सके जहां पर उसका काम है उस प्रोटीन का। जैसे कोई हार्मोन है, वो बनता कहीं और है, काम कहीं और जाकर करता है, इस कारण उसको ब्लड में डालना पड़ता है। तो ब्लड में डालने से पहले उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करनी पड़ेगी। हार्मोन भी तो एक प्रोटीन ही है, तो उसकी पैकेजिंग का कार्य है उस कोशिका का कौन करता है, गोल्जी काय या गोल्जी अपरेटस करता है। और इसी कारण यह किसके जस्ट पास में होता है, आपकी खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका के पास में होता है। बाकी डीएनए बनाना और कोशिका का विभाजन इसका कार्य नहीं है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग। नेक्स्ट देखो, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता कैसी होती है, यह तो याद रखना ही रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है यह पदार्थों को अपने अंदर आने देती है और जाने देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ अंदर आ सकता है या कोई भी पदार्थ कोशिका के बाहर जा सकता है। अगर ऐसा होता तो उसे हम बोलते पूर्ण पारगम्य, लेकिन यह पूर्ण पारगम्य नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी पदार्थ को ना तो अंदर आने दे ना ही बाहर जाने दे। ऐसा होगा तो फिर काम कैसे चलेगा भाई। तो ना ही यह अपारगम्य है, बल्कि यह कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को अपने अंदर से बाहर जाने देती है। और कौन से पदार्थों को अंदर आना है, कौन से को नहीं आना है, इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। अर्थात कोशिका झिल्ली चुनती है कि कौन से पदार्थ को अंदर आने देना है कि नहीं आने देना है। जैसे आपके कोई, मान लो कोई बंगला है और उसके बाहर गार्ड लगा रखा हमने, वो देखता है, ऐसे नहीं कि किसी को भी अंदर आने देगा। तो वो क्या करता है कि देखता है कि कौन अंदर आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। तो ये सब कुछ उसी प्रकार से हमारी कोशिका झिल्ली होती है। ये ना तो पूर्ण रूप से पारगम्य है और ना ही पूर्ण रूप से अपारगम्य है। यह होती है, या तो आप इसे बोल सकते हो अर्धपारगम्य, और अर्धपारगम्य से भी बढ़िया शब्द जो हमारा होता है वो होता है चयनात्मक पारगम्य, चुनती है। तो वो तो आपके डिपेंड करेगा कि वर्ड आपके उस क्वेश्चन में कैसा आ रहा है। सबसे बढ़िया इसके लिए जो आंसर है वो है चयनात्मक पारगम्य। देखो, ना तो यह पूर्ण पारगम्य है ना ही यह अपारगम्य है। अब देखो यहां पर चयनात्मक पारगम्य नहीं आया, लेकिन अर्धपारगम्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अर्धपारगम्य, मतलब कुछ को आने देती है और कुछ को नहीं आने देती है। अगर चयनात्मक पारगम्य होता है तो हम कौन से को चुनते, कौन सा ऑप्शन चुनते, चयनात्मक पारगम्य। लेकिन चयनात्मक पारगम्य है ही नहीं तो हम कौन से को चुनेंगे, अर्ध पारगम्य को। और बाकी कठोर नहीं होती है, लचीली होती है। इसी कारण इसे बोल रहे हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब बहती हुई, ऐसे कोई पन्नी जैसी संरचना नहीं है, लिक्विड जैसी संरचना है जो हिलडुल सकती है, उसकी संरचना बदल सकती है। तो ध्यान रखना, हमारी कोशिका झिल्ली होती है, उसके लिए क्या शब्द काम में लेना है। सबसे पहले तो आपको प्रेफरेंस देनी है चयनात्मक पारगम्य, या फिर आपको वर्ड काम में लेना है अर्ध पारगम्य। तो यह था आज का हमारा 7वें नंबर का प्रश्न। अब देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8। ये जो प्रश्न संख्या 8 है वो देखो, पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। पादप की कोशिका, उसके अंतर्गत सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। यदि आपने पादप कोशिका की संरचना पढ़ी थी,
उसको ध्यान से उसका डायग्राम देखा था तो आपको बताया गया था कि पादप कोशिका होती है, उसके अंदर जो रसदानी होती है या जिसे वैक्यूल कहते हैं, वो उसके लगभग स्थान को रोक कर रखती है। पादप कोशिका का लगभग 90% स्थान है, पादप कोशिका का 90% स्थान कौन रोक कर रखती है? रसधानी, या जिसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। तो इसके लिए आ जाएगा कि पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग यही हो जाएगा भाई, 90% हो गया, तो इससे बड़ा कौन होने वाला है? तो केंद्रक नहीं है, बल्कि क्या होता है? वैक्यूल या रसदानी होती है। यह पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं, बल्कि कौन होती है? आपकी रसदानी बोल दो, या जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। नेक्स्ट देखो भाई, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर, जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं तरकु तंतु, कौन बनाता है? केंद्रक की संरचना जब पढ़ाई गई थी उस दौरान आपको बताया गया था, या फिर जब तारक काय की संरचना पढ़ाई गई थी तो उस दौरान भी आपको बताया गया था कि जो हमारा तारक काय होता है उसके अंतर्गत आपके तारक केंद्रक पाए जाते हैं। और ये जो तारक केंद्रक या तारक काय होता है, इन्हीं से आपके किसका निर्माण होता है? तरकु तंतुओं का निर्माण होता है। ये तारक काय से आपकी पतली सूक्ष्म नलिकाएं अर्थात माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं, जो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, और उन्हीं संरचनाओं को हम बोलते हैं तरकु तंतु, जो उत्पन्न किससे हो रही है? तारक काय से। तो तारक काय, ये स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? तारक काय। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं। देखो, तारक काय को इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रियोल। क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल बनाता है, राइबोसोम भी नहीं बनाता और गोल्जी काय भी नहीं बनाता है। तो स्पिंडल फाइबर बनाने का कार्य है, ये किसका होता है? ये हमारे तारक काय या फिर हमारा सेंट्रियोल का होता है। नेक्स्ट देखो भाई, एक वर्ड आया है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन या जिसे हम बोलते हैं साइटोपंजर, ये क्या होती है वास्तव में? हमारी जो कोशिका होती है उसकी कोशिका झिल्ली है, वो लचीली है। अगर लचीली झिल्ली है तो कहीं पर भी पिचक सकती है एक तरीके से। तो उस कोशिका को एक आकार देने के लिए, उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसमें गति उत्पन्न करवाने के लिए उसमें पतली पतली सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, वो पाई जाती हैं, जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं, जो प्रोटीन की बनी होती हैं। और प्रोटीन से बनी इन्हीं नलिकाओं को कहा जाता है साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन, जो उस कोशिका को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है, उसकी सुरक्षा करता है एक तरीके से, उसमें गति उत्पन्न करवाता है। क्योंकि इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से आपकी फ्लैजिला और आपका जो सीलिया होते हैं वो बनते हैं, तो इस कारण उनमें गति भी उत्पन्न करवाता है। तो देखो, ऊर्जा उत्पन्न नहीं करवाता है साइटोस्केलेटन, उनकी संरचना को बनाए रखता है और उनमें गति उत्पन्न करवाता है। किसकी सहायता से? देखो, इन माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं आपके कसाब अर्थात फ्लैजिला, और क्या बनते हैं आपके सीलिया अर्थात पक्षमाभ, इसको इंग्लिश में फ्लैजिला कहते हैं। तो ये इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, साइटोस्केलेटन वाली से। तो इस कारण ये संरचना और गति प्रदान करता है। बाकी डीएनए इससे नहीं बना होता है, पाचन भी इससे नहीं होता है। तो साइटोस्केलेटन का मुख्य कार्य क्या हो गया है भाई? कोशिका को एक आकार देना, एक संरचना देना, और साथ साथ में उसमें गति प्रदान करना। तो ये 10 प्रश्न हो गए अब तक। कितने प्रश्न हो गए? 10। और इन 10 प्रश्नों में हमने कोशिका के हर पहलू को छूने की कोशिश की है, हर कोशिकांग के ऊपर प्रश्न पूछने की कोशिश की है। और अभी और प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। हम 10 प्रश्न और देखेंगे, और उसमें बाकी कोई कोशिकांग रह गया है तो उससे संबंधित प्रश्न और आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो भाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स, अभी बताया आपका सूक्ष्म नलिकाएं किससे बनी होती हैं?
माइक्रोट्यूब्यूल्स या ये जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो साइटोपंजर बना रही हैं, उसको निश्चित आकार दे रही हैं, ये किससे बनी हैं? अभी आपको बताया प्रोटीन से बनी है। किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से बनी होती हैं। लेकिन जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें विशेष रूप से कौन सा प्रोटीन होता है? भाई प्रोटीन तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर प्रोटीन का नाम पूछा जाए, देखो सीधा पूछा जाए प्रोटीन लिखा हो तो प्रोटीन लिख दो। अगर उसका नाम पूछा जाए तो नाम आपको याद रखना है, याद रह भी जाएगा क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स हैं उसमें कौन सा प्रोटीन होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन होगा भाई? ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा। तो आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। बाकी एक्टिन, मायोसिन और केरोटीन ये होते तो हैं, लेकिन मायोसिन, केराटिन और एक्टिन होते हैं, ये अन्य प्रोटीन होते हैं जो आपकी कोशिका के अंतर्गत काम में आते हैं। इनसे माइक्रोफाइबर या मायोफाइबर वगैरह ऐसे बनते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पूछ रहा है वो आपकी कौन सी प्रोटीन से बनी होती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। तो 11 प्रश्न हमने देख लिए हैं और आज के लिए 12वां प्रश्न। एक कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है पेरोक्सिसोम। कौन सा कोशिकांग होता है? पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का क्या कार्य है? पेरोक्सिसोम का क्या कार्य होता है? तो पेरोक्सिसोम होता है ये हमारी कोशिका में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, ये उनको क्या करता है? बाहर करता है। एक तरीके से उनको कोशिका से बाहर निकालने का कार्य, उनका अपघटन का कार्य करता है। तो एटीपी बनाना इसका कार्य नहीं है, ये विषैले पदार्थों का क्या करता है? अपघटन करता है, उनको तोड़ता है, जो कोशिका के लिए काम के नहीं है या ऐसे वनो कोशिका के लिए नुकसानदायक है, विषैले हैं। बाकी प्रोटीन बनाने का इसका काम नहीं है, डीएनए बनाने का इसका काम नहीं है। पेरोक्सिसोम का क्या कार्य हो गया है? विषैले पदार्थों का क्या करना? अपघटन करना। तो ये हमने देख लिया है कि पेरोक्सिसोम नाम का एक कोशिकांग होता है हमारी कोशिकाओं में, वो क्या काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न, लाइसोसोम में कौन सा पीएच होता है? लाइसोसोम या जिसे हिंदी में लयनकाय कहते हैं, यह कौन सी संरचना होती है? यह एक झिल्ली से बंद एक संरचना होती है जिसके अंतर्गत आपके बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इसका निर्माण किससे होता है? लाइसोसोम वास्तव में गोल्जी काय से ही बनता है। किससे बनता है? गोल्जी काय से। इसके अंतर्गत बहुत सारे एंजाइम भरे रहते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम कहते हैं इन्हें? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अर्थात ये जल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डीएनए, आरएनए इनको क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। लेकिन इनको तोड़ने के लिए, इन एंजाइमों को तोड़ने के लिए हमें अम्लीय पीएच चाहिए होती है। कैसा माध्यम चाहिए होता है? अम्लीय माध्यम चाहिए होता है। और अम्लीय का मतलब पीएच 7 से कम होनी चाहिए, क्योंकि 7 से कम पीएच को हम क्या कहते हैं? अम्लीय पीएच कहते हैं। तो ये जो लाइसोसोम होता है ये एक तरीके से कोशिकांगों का, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनका, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका, जो रोग कारक होते हैं उनका, एक तरीके से उनको तोड़ने का, उनके अपघटन का कार्य करता है। और क्योंकि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं या कोशिकांग होते हैं उनको भी ये नष्ट करता है, इस कारण लाइसोसोम को या लयनकाय को हम आत्मघाती थैले या सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका को भी ये नष्ट कर सकती है यदि कोशिका के अंदर फट गए तो ये कौन सी पीएच पर कार्य करते हैं? पीएच याद रखना भाई, आपको बाकी सारी चीजें पता होती हैं कि कौन सा कैसे कार्य करता है, जिसको हम आत्मघाती थैले या सुसाइड बैग कहते हैं, ये सारी चीजें तो आपको पता होती हैं। लेकिन पीएच कौन सी होती है? अम्लीय पीएच पाई जाती है जिस पर यह कार्य करता है। क्षारीय पर नहीं करता, न्यूट्रल पे नहीं करता, आपकी परिवर्तनशील पर भी नहीं करता।
इसके लिए कैसी पीएच चाहिए होती है? अम्लीय पीएच चाहिए होती है। तो ये कितने प्रश्न हो गए भाई? 13 प्रश्न हो गए हैं, ये याद रख लेना। फिर नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली क्या बनाती है? हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर 2 झिल्ली होती हैं। सबसे बाहर वाली जो झिल्ली होती है वो तो एकदम सतत होती है। जो आंतरिक झिल्ली होती है उसमें ऐसे वलन जैसी या अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं, वो निकली हुई होती हैं, अंदर की तरफ ऐसे फोल्डेड होती हैं। तो ये जो फोल्ड वाली संरचना होती है इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। इन्हें क्या कहते हैं? हमें क्रिस्टी या क्रिस्टे। इनके ऊपर भी ऐसे वृंत वाले कण लगे होते हैं। इन कणों को हम कहते हैं F1 कण। इन्हें क्या कहा जाता है? F1 कण कहा जाता है। तो ये जो आंतरिक झिल्ली है, कौन सी झिल्ली है भाई? आंतरिक झिल्ली। वो आपकी वलन बनाती है, अंगुलीनुमा संरचनाएं बनाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी या क्रिस्टे कहते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली क्या बनाती है? ग्रेना माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनता है, हरित लवक में बनता है। स्ट्रोमा नहीं, स्ट्रोमा नहीं होता है। इसका जो लिक्विड होता है इसके अंतर्गत आंतरिक पदार्थ, उसे मैट्रिक्स कहते हैं, ना कि स्ट्रोमा। स्ट्रोमा आपके हरित लवक में पाया जाता है। थैलेकोइड भी हरित लवक में पाया जाता है। तो ये भी हरित लवक में, ये भी हरित लवक में, ये भी हरित लवक में। ये क्रिस्टे होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। और ये ऐसे लंबे जो अंदर की तरफ घूमी हुई जो संरचनाएं हैं आंतरिक झिल्ली की, उन्हीं को क्या कहते हैं? हम क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब हो गया है हरित लवक। कौन सी आ गई है? हिंदी में इसे बोलते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट में एक अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया भाई? प्रकाश संश्लेषण। ये जो अभिक्रिया होती है इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से को कहा जाता है प्रकाशिक अभिक्रिया, जिन्हें हम डिटेल में प्रकाश संश्लेषण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ये तो एक तरीके से थैलेकोइड या ग्रेना में होती है। भाई ग्रेना भी तो थैलेकोइड से ही तो बना है, तो ग्रेना में। और ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है ये होती है हमारी स्ट्रोमा में, अंदर की तरफ जो लिक्विड होता है उसके अंतर्गत। आपको पता ही होगा ग्रेना क्या होता है। जैसे आपका ये हरितलोक मान लो, इसके अंतर्गत आपकी ऐसे सिक्के नुमा संरचनाएं होती हैं, वो ऐसे चट्टे बना लेती हैं। और ये जो एक संरचना होती है उसे तो हम बोलते हैं थैलेकोइड। इस पूरी संरचना को एक साथ जिसमें बहुत सारे थैलेकोइड होते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेना। अंदर की तरफ जो लिक्विड भरा रहता है उस लिक्विड को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है भाई? स्ट्रोमा। तो आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया कहां पर होगी? ग्रेना में या थैलेकोइड में। और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होगी? स्ट्रोमा में। तो ये प्रकाशिक अभिक्रिया पूछ रहा है, तो देखो ग्रेना तो दे ही नहीं रखा, थैलेकोइड सब दे रखा है तो थैलेकोइड लिख दो। प्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होगी? थैलेकोइड में। स्ट्रोमा में कौन सी होगी? अप्रकाशिक अभिक्रिया। न्यूक्लियस में तो नहीं होती है, वैक्यूल में भी नहीं होती है, तो स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया। अगर आपको अप्रकाशिक पूछे तब स्ट्रोमा, और प्रकाशिक अभिक्रिया पूछे तब आपको ग्रेना ही शब्द दिया है तो ग्रेना लिख दो, अगर थैलेकोइड दिया है तो थैलेकोइड इसका ऑप्शन है, हो जाएगा। तो ये हमारा 15 प्रश्न हो गया है। और आज के लिए 16 नंबर का जो प्रश्न है उसका नाम है न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है। ये न्यूक्लियोलस वास्तव में क्या होता है
कि जो हमारा केंद्रक होता है उसके अंतर्गत एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका। उसे क्या कहा जाता है? केंद्रिका। मान लो ये केंद्रक है और इस केंद्रक के अंतर्गत भी आपकी एक बिना झिल्ली युक्त एक बहुत ही गहरे रंग की क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। भाई अन्य पदार्थ तो है ही है, डीएनए वगैरह आपके और सारी चीजें तो है ही हैं। ये एक गहरे रंग की संरचना होती है। ये हो गया है हमारा केंद्रक, हमने सीधा केंद्रक बनाया है भाई। और ये एक संरचना है जिसे हम बोल रहे हैं केंद्रिका। क्या बोल रहे हैं? केंद्रिका। तो ये केंद्रिका वास्तव में किससे बना है? इस केंद्रिका में एक तो पाया जाता है आपका आरएनए प्लस एक इसके अंतर्गत होते हैं प्रोटीन। तो कोई झिल्ली नहीं है इसके बाहर, वहां पर बहुत सारे आरएनए हैं वो इकट्ठा हैं और उसी से क्या बनी है? आपकी केंद्रिका बनी है। केंद्रक के अंदर संरचना होती है। इस केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस और केंद्रक के अंदर उपस्थित इस केंद्रिका को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो देखो डीएनए बनाना इसका कार्य नहीं है, इसका मुख्य कार्य है आरएनए बनाना। आरएनए अर्थात राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए है वो बनाना किसका कार्य होता है? इस केंद्रिका का कार्य होता है या इस न्यूक्लियोलस का कार्य होता है। केंद्रिका को इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो ये 16 प्रश्न। नेक्स्ट देखो भाई, एक शब्द आया क्रोमेटिन, क्या बनाता है? अभी हमने देखा कि केंद्रक होता है। केंद्रक के अंतर्गत एक तो होती है केंद्रिका, इसके अलावा इसके अंतर्गत ऐसे तंतुओं से बना हुआ एक संरचना होती है और ये जो संरचना होती है वैसे तो डीएनए से बनी है और डीएनए से बनी हुई संरचना को हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन, जो वास्तव में किससे बना है? डीएनए से। और यही क्रोमेटिन है, ये हमारा कोशिका विभाजन के समय, किसके समय? कोशिका विभाजन के समय हमें रंगीन धागेनुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई देता है। तो इसी क्रोमेटिन से किस समय? कोशिका विभाजन के समय, इसी क्रोमेटिन से कोशिका विभाजन के समय मोटे धागेनुमा रंगीन क्या बनते हैं? गुणसूत्र बनते हैं। क्या बन जाते हैं? गुणसूत्र। इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो यह पूछ रहा है कि क्रोमेटिन क्या बनाता है? आरएनए तो नहीं बनाता। गुणसूत्र बोल दो या इसी को क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन वास्तव में कोशिका विभाजन के समय क्या बना लेता है? गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम बना लेगा, गुणसूत्र। बाकी प्रोटीन नहीं बनाता है, लिपिड नहीं बनाता है। तो क्रोमेटिन वास्तव में क्या बनाएगा? आगे जाकर गुणसूत्र बनाएगा कोशिका विभाजन के समय। तो ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट देख लो भाई, एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं विसरण। इंग्लिश में बोला जाता है डिफ्यूजन। किस दिशा में होता है? देखो मान लो यहां पर कोई पदार्थ है, उसकी मात्रा ज्यादा है। यहां एक दूसरी जगह है जहां पर पदार्थ है, उसकी मात्रा कम है। तो यह सामान्य प्रवृत्ति होती है कि कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। यह आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपने परफ्यूम लगाया है। जब आप परफ्यूम लगाओगे, मान लो एक कमरे के कोने में लगाया है, तो वहां पर उस समय उसकी मात्रा ज्यादा है। उसके बाद में कमरे के दूसरे कोनों में जहां पर उसकी मात्रा कम है, वो अपने आप ही फैल जाता है। यह पानी है,
एक जगह ज्यादा है तो वो अपने आप ज्यादा पानी से कम पानी की ओर चला जाएगा। तो किसी भी पदार्थ की अधिक सांद्रता से या अधिक मात्रा से कम सांद्रता की ओर जो ये गमन होता है, इसी गमन को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो विसरण हमेशा ज्यादा से किस ओर होता है? कम की ओर होता है। तो कम से ज्यादा की ओर नहीं, अधिक से कम की ओर होता है। समान में तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर यहां और यहां बराबर होंगे तो किसी भी तरह आदान प्रदान नहीं होगा, और कोई नहीं, ये भी नहीं। तो विसरण हमेशा अधिक सांद्रता से या अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर होता है। यह था आज का हमारा प्रश्न संख्या 18। और आज के इस एमसीक्यू सेशन के हम अंतिम पड़ाव में हैं, एंड पर आ गए हैं। उसके लिए हम प्रश्न संख्या देखने वाले हैं 19। टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली होती है? टोनोप्लास्ट, देखो अभी आपको बताया कि मान लो ये कोशिका है। कोशिका में आपकी कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रसधानी। यह अभी बताया था आपको, रसधानी को और किस नाम से जाना जाता है? वैक्यूल। इसके अंतर्गत आपका खाद्य पदार्थ वगैरह, कोई अपशिष्ट पदार्थ वगैरह ऐसे भरे रहते हैं। ये जो झिल्ली होती है इस रसधानी की, किसकी झिल्ली? रसधानी या वैक्यूल की जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टोनोप्लास्ट, टीनोप्लास्ट, जो भी शब्द आपके आ रहा है। और अंदर जो ये तरल भरा है उसे सेक द्रव कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? सेक द्रव कहा जाता है। तो ये बोल रहा है कि टोनोप्लास्ट क्या है? तो टोनोप्लास्ट आपकी जो रसधानी या वैक्यूल होती है उसकी झिल्ली को कहा जाता है। तो किसकी झिल्ली है? देखो किसकी झिल्ली है? न्यूक्लियस की झिल्ली तो नहीं है। किसकी झिल्ली होती है? वैक्यूल की झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसकी भी झिल्ली नहीं है और गोल्जी काय की भी झिल्ली नहीं है, तो उसको नहीं बोला जाता है। वैक्यूल की झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो द्रव पदार्थ होते हैं, जो भी तरल पदार्थ, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो या अन्य कोई पदार्थ हो, उसे सेक द्रव कहा जाता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, कोशिका भित्ति होती है, उसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका भित्ति, पहली बात तो जंतु कोशिका में नहीं होती है, ये कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसके अलावा आपके फंगस होता है उसमें पाई जाती है, शैवाल होते हैं उसमें पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अलग अलग में ये कोशिका भित्ति अलग अलग की बनी होती है। जैसे आपकी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके अंतर्गत अलग प्रकार से बनी है। फंगस में ये काइटिन की बनी है। आपके जो शैवाल हैं उसमें अलग प्रकार सी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज वगैरह है। और कोशिका जो आपके पादप हैं उसमें भी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन वगैरह ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनसे ये कोशिका भित्ति बनती है। ये कोशिका भित्ति होती है, ये इस पादप की कोशिका को एक विशेष आकार और आकृति प्रदान करती है, उसकी संरचना को बनाए रखती है, उसके साथ साथ में उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो ये कोशिका भित्ति होती है, ये ऊर्जा उत्पादन का तो बिल्कुल काम नहीं करती है, डीएनए बनाने का भी काम नहीं करती है, प्रोटीन बनाने का भी काम नहीं करती है। ये कोशिका की संरक्षा अर्थात सुरक्षा और उसको आकार देने का कार्य करती है, उसको एक निश्चित आकार में रखती है। तो ये कोशिका भित्ति का क्या होता है? कार्य होता है। ये टोटल हमने 20 प्रश्न देख लिए हैं। और ये जो टोटल 20 प्रश्न हैं ये आज के अंतिम प्रश्न हो गए हैं। ये जो 20 प्रश्न हैं यहां पर हमने कोशिका के हर कोशिकांग में से प्रश्न बनाने की कोशिश की है। और हर कोशिकांग में से ऐसा प्रश्न बनाया है कि कोई सिंपल प्रश्न हमने नहीं बनाए। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है परीक्षाओं का, और बदलते पैटर्न के अनुसार आपको अपना पैटर्न भी बदलना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को हमारे ये प्रश्न है, हमारे ये क्वेश्चन है, ये कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।